नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से वो एटम बम का जिक्र कर रहे थे, एसआईआर की का मुद्दा उठा रहे थे, वोट चोरी की बात उठा रहे थे, उसके अगेंस्ट में एक चिट्ठी लिखी गई है, खुला खत 272। उसमें हस्तियों की बात कही जा रही है कि ये हस्ती है देश की। खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया जो कह रहा है कि देश के 272 हस्तियों ने राहुल गांधी के खिलाफ खुला खत लिख दिया है। तो अब ये खुला खत जो है वो कितना घातक हथियार सरकार के हाथ में दे दिया गया है राहुल गांधी के अगेंस्ट में। क्या मान लिया जाए कि अब इन सारी मुद्दों को, ये जो वोट चोरी, एसआईआर को दबाने की या उसका सच जो देश के सामने लाने की कोशिश थी राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष के नेताओं की, वो जब दबा नहीं पाई सरकार, तब ये हथकंडा अपनाया गया, हथियार अपनाया गया। क्योंकि इस खत की जो भाषा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जिस अहंकारी भाषा में राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे थे, हलफनामा मांग रहे थे, ये खत भी वही कह रहा है कि राहुल गांधी जो है वो हलफनामा नहीं दे रहे हैं, एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता लेने से, नेता विपक्ष से हटवाने तक लेकर के जितनी जरूरी चीजें हैं, उन चीजों के लिए सरकार अब हथियार इकट्ठा कर रही है कि राहुल गांधी को सियासी रूप से निपटाया जाए, उनका जो है विपक्ष नेता विपक्ष का पद लिया जाए, उनकी सांसदी ली जाए, फिर कुछ और किया जाए उनके साथ, किसी तरीके से राजनीतिक रूप से उनको नुकसान पहुंचा करके नेपथ्य में भेजा जाए। कुछ ना हो तो कुछ ऐसा रास्ता बना लिया जाए कि चलो साल 2 साल जेल में डाला जाए, क्योंकि ट्रायल्स तो वैसे भी नहीं होने हैं। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, नया भारत है और नए भारत में तमाम नई नई चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ओपन माइंड से सोचना चाहिए कि वास्तव में ये देश वर्टिकली डिवाइड हो गया है या नहीं हो गया है। तो ये जो खत है, एक तो 272 की संख्या अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार अपने दम पर तमाम खेल के बावजूद भी 272 का आंकड़ा नहीं कर पाई थी। तो इसमें 272 के हस्ताक्षर, एक तो चीज ये ध्यान रखिएगा, ये संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप बात कीजिए, 16 पूर्व जज हैं, 130 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, 14 पूर्व एम्बेसडर्स हैं और 133 रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किए। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और वो चिट्ठी भी दिखाएंगे दर्शकों को, सारी बात है। सवाल मेरा ये है कि अगर ये देश के लोकतंत्र के प्रति कितनी ही आस्था है, वास्तव में होगी, हम तो ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए और होगी भी। इतना लंबा कैरियर है, इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, भाजपा ने उनको इतना जबरदस्त तरीके से, सारा मीडिया उनको चला रहा है। वोट चोरी के जब आरोप लगाए, जिन चैनलों ने उस खबर को छुआ नहीं था, अटल जी की भाषा में कहूं तो चिमटी से भी नहीं छुआ था, वो आज ये 272 की चिट्ठी को चला रहे हैं सुबह से। उसमें अडानी का चैनल भी प्रमुख है, बाकी सारे भी। एक छोटा सा सवाल राम प्रकाश जी, आप भी वरिष्ठ आदमी हैं, जब बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, तब ये सारे महानुभाव कहां थे? 272 के 272। जब 3 साल का प्रोसेस वाला जो एसआईआर था, उसको 1 महीने में बाढ़ के दौरान पूरा किया गया, तो उसको उस समय ये लोग कहां थे? जब महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर लोकसभा और विधानसभा के बीच के 4 महीनों में 40 लाख वोट जोड़ दिए गए, तब ये लोग कहां थे? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब कथित तौर पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 4 महीने में 3.5 लाख वोट टारगेट करके कांग्रेस के काटे गए और 25,40,000 नए वोट संदेहास्पद जोड़ दिए गए, तब ये लोग कहां थे? ये सारे लोकतंत्र के रक्षक है ना। इनमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी रिटायर्ड जज हैं और बहुत महान पदों पे भी रहे हैं पोस्ट रिटायरल, तो समझ सकते हैं। एनआईए के भी एक पूर्व डीजी हैं, तमाम तरह की हस्तियां हैं इसके अंदर, उनकी क्रेडेंशियल्स पे मैं नहीं जाऊंगा। जो बिहार का चुनाव हो रहा था और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, वहां पर समान अधिकार के साथ चुनाव में जाने की बात होती है। पहला फेज खत्म होने के बाद भी महिलाओं के खातों में, तमाम लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे थे, तब ये सारे महानुभाव कहां थे? जब ये खबर फैली कि बिहार में लाने के लिए, खबर क्या फैली, बाकायदा दिखाया गया, बिहार में प्रवासियों को लाने के लिए रेलगाड़ियों और बसें भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थित करके पूरे तरीके से उनको चलाया, सरकार का दुरुपयोग करते हुए। तब इनकी चिट्ठी की शाई सूख गई थी, कागज नहीं था इनके पास, या इनकी कलम में शाई सूख गई थी। जब बिहार के अंदर जो चुनाव था, उसमें पैरामिलिट्री के अलावा जो भी राज्यों की पुलिस फोर्स तैनात की गई, वो सारी की सारी पड़ोसी राज्यों को छोड़ करके, बंगाल को छोड़ करके, झारखंड को छोड़ के भाजपा शासित प्रदेशों से लाई गई। तब इनको, इनके पास पेन नहीं था मेरे ख्याल में, चिट्ठी नहीं लिख पाए होंगे, या किसी ने कहा नहीं होगा, हो सकता है। उसके अलावा
जब अमित शाह ये कह रहे थे कि भाजपा का बटन दबाइए करंट इटली में जाएगा, याद है ना आपको, कहा था अमित शाह जी ने। ये भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों का ही मामला है और 14 राजदूत भी इस पे साइन कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इनके मन में क्या रहा होगा और ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये जितने मैंने सवाल पूछे इनमें से कोई भी हवा हवाई नहीं है और इनमें से एक भी सवाल का जवाब, माफ कीजिएगा राम प्रकाश जी, आज तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने भी नहीं दिया है, अमित शाह जी ने भी नहीं दिया है। ये जितने सवाल मैंने आपसे पूछे, इसके अलावा जिस तरीके से महादेवपुरा की वोट चोरी थी उस पर चुनाव आयोग ने चूक की हो, उसके बाद आनंद की हो, हरियाणा की हो, कभी बोला चुनाव आयोग? तो इन 272 को क्या जरूरत पड़ी थी कि ये चुनाव आयोग से सवाल पूछने की बजाय ये राहुल गांधी से सवाल पूछे। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा एक वाक्य है, किल द मैसेंजर, यानी कि ये एक मुहावरा है जो बुरी खबर लाने वाले व्यक्ति को के प्रति क्रोध प्रकट करने और उसे दंडित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बेशक उसकी खबर सच हो, उसमें कतई कोई दोष ना हो, 100% खबर सच हो, लेकिन उसके बाद वो कहानी किसी को, जो वो खबर लेके आया है, वो किसी की पॉलिटिकल एजेंडा को सूट ना करे, तो वो सारी की सारी जनता को उसके पीछे लगा देता है। तो ये 272 कहीं वही तो नहीं है। ये एक पुरानी कहावत है जो इतिहास में आपने देखी होगी, सम्राट या राजाओं के समय में भी लगातार चली आ रही है। और है क्या बेसिकली, नैतिक तौर पर अक्षमता का एक रूप माना जाता है जब लोग समस्या के वास्तविक स्रोत की बजाय उस व्यक्ति को निशाना बनाते हैं जो समस्या को सामने लाता है। तो क्या ये 272 व्यक्ति वही तो नहीं है? देश का विपक्ष का नेता इतने बड़े वोट चोरी के मुद्दे जिस पर लोकतंत्र का आधार टिका हुआ है उसको लाता है, चुनाव आयोग उसको डिफेंड नहीं कर पाता है। चुनाव आयोग को कौन डिफेंड करता है? चुनाव आयोग के तीनों चुनाव आयोग डिफेंड नहीं कर पाते, सूत्र डिफेंड करते हैं और भाजपा उनको डिफेंड करती है। चुनाव आयोग के किसी कारनामे को भाजपा को छोड़ के कोई और डिफेंड करता है क्या? क्यों करती है भाजपा को? ऐसा क्या हो गया? भाजपा चुनाव आयोग की सहयोगी है, चुनाव आयोग भाजपा का सहयोगी है। हकीकत आज की तारीख में राम प्रकाश जी के ये है, बिहार का रिजल्ट आपने देखा, 90% प्लस स्ट्राइक रेट, बीजेपी एंड ऑल इट्स अलाइज। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर 93% स्ट्राइक रेट। आपको क्या लगता है कि भाजपा को जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर के आज तक 52 में चुनाव शुरू हुए थे, कभी किसी का स्ट्राइक रेट 90% अबव रहा है? कि जब कांग्रेस अकेली होती थी, कोई सामने बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन नहीं होता था, तब भी उनको 90% स्ट्राइक रेट नहीं मिला। और महाराष्ट्र में तो लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देखे थे, क्या गत बनी थी भाजपा की। उसके बावजूद भी विधानसभा में 93% स्ट्राइक रेट। तो एक चीज तो मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब सहयोगी के तौर पर कोई भी चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग के अलावा अब किसी की भी जरूरत नहीं बची है। केवल चुनाव आयोग उनके साथ होता रहे, जैसा उन्होंने हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, बिहार में कर दिया। और ये 272 लोग, ये 272 लोग इतने बड़े पदों पर रहे हैं, तो क्या ये अपनी उस चीज को, जो उनकी वल्नरेबिलिटी थी, एक खास तरह की सोच, एक पर्टिकुलर विचारधारा के साथ, ये लोग उसको अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे उन चीजों को लेकर के? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन भी है एक व्यक्ति इसमें, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हुआ है। हरियाणा सरकार ने एक ऐसे जज जिसको तमाम जांचें दी गई थी कमीशन बना बना करके, उसको भी हस्ताक्षर, तमाम लाभार्थी और तमाम लाभार्थी होने के उसमें प्रयास में वो सारे हस्ताक्षर कथित तौर पर। लेकिन तो मेरा तो ये सवाल दूसरा है कि इनका काम डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, डेमोक्रेसी को कमजोर करने की साजिश का खुलासा करने वाले व्यक्ति को टारगेट करना है। ये इनको सर, सवाल तो ज्ञानेश गुप्ता से पूछने चाहिए थे, जो सवाल मैंने आपको बताए इनमें से किसी ने पूछा क्या? और नहीं पूछा तो नहीं क्यों नहीं पूछा? ये सर, जो ये 272 लोगों का आपने एक शब्द का जिक्र किया, लाभार्थी, तो आज भाजपा एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार कर रही है, हर हर वर्ग में लाभार्थियों को तैयार कर रही है, वो निचले तबके से लेकर के और ऊपरी तबके तक। तो क्या ये 272 भी उसी लाभार्थी सीरीज का हिस्सा माने जाए? अब वो लाभार्थी इस तरीके के हो भाई, या तो लाभार्थी की पात्रता पूरी करके लाभ पा चुके हो, या लाभार्थी की पात्रता पूरी कर रहे हो ताकि लाभ मिल सके। उसकी उसकी देन भी तो हो सकती है, बजाय डेमोक्रेसी के चिंतक होने के नाते, देश प्रेमी होने के नाते, राष्ट्र प्रेमी होने के नाते, इन सबसे ऊपर भाजपा प्रेम भी तो है। और भाजपा प्रेम ज्ञानेश कुमार गुप्ता का प्रेम है। अगर ऐसा नहीं होता तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता से पूछे गए सवालों का जवाब भाजपा के प्रवक्ता क्यों दे रहे होते? तो ये लोग भी उसी सीरीज का हिस्सा तो नहीं, उसी सीरीज का हिस्सा माने जाए।
राम प्रकाश जी, ये फैसला तो हम अपने दर्शकों पे छोड़ दें, इस देश के नागरिकों पे छोड़ दें कि वो तय कर ले। देश का आम नागरिक अपनी वोट को बचाने के लिए कहां कहां जा सकता है, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। उसके बावजूद गरीब आदमी आम आदमी के साथ खड़े होने की बजाय, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के साथ खड़े होने की बजाय, ये लोग किस मुंह से चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। और राहुल गांधी पे क्या, राहुल गांधी ने क्या कर दिया ऐसा? 63 लाख जो वोट कटे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार एक्सपोज हुआ चुनाव आयोग। ये अलग बात है कि उनकी जो चलाना चाहते थे वो चला गए, लेकिन एक्सपोज होने में तो कोई कमी नहीं छुटी। इनको इतनी क्या जरूरत पड़ी चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सवाल का जवाब वो तो दे नहीं पा रहा। इन 272 को दे देना चाहिए था एक जवाब। राहुल गांधी के सारे सवाल पब्लिक डोमेन में है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये राहुल गांधी से सवाल पूछने की बजाय अगर चुनाव आयोग के प्रवक्ता या भारतीय संविधान के रक्षक हो गए हैं तो ये दे दे उन सवालों के जवाब। सवाल तो मैंने भी पूछ दिए, राहुल गांधी ने तो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने तो 2.5 मिनट में पूछ दिए कि इन राज्यों के अंदर जो कुछ हुआ इसका जवाब ये 272 शख्सियत दे दे। ये कौन है, क्या है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस देश का नेशनल कैरेक्टर क्या बचा है। क्या कुछ चीजों को एक एजेंडा विशेष का पल्लू थाम करके व्यक्तिगत लाभ अर्जित कर लेना ही राष्ट्रभक्ति है क्या? आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, माफ कीजिएगा, सेना से मेरा बेहद प्रेम है सारी बात। जब ये सरकार आई 2014 के अंदर, तमाम फौजी अधिकारी किस तरीके से इनके ठीक और गलत को सारे को डिफेंड करने लगे, चैनलों पे रोने धोने से लेकर के पता नहीं क्या क्या देखा आपने लगातार। उनको क्या था कि बड़ी भारी राष्ट्रवादी सरकार है, ये कर देगी वो कर देगी। और जब अरुण जेटली के घर के बाहर बारिश के मौसम में पूर्व सैनिक ओआरओपी के लिए एक्चुअल में गए तो उनके साथ क्या किया गया। उसके बावजूद भी चाइना के बॉर्डर पर जिस तरीके से चाइना ने इंट्रूजन किया, जो सुब्रमण्यम स्वामी रोज बताते हैं कि इतनी जमीन हमारी कब्जा ली, भाजपा के ही है वो भी, उसके बावजूद वो सैन्य अधिकारी हम कहां चले गए, उनका मुंह क्यों नहीं खुलता है। ये जो 272 लोग हैं, इनमें मैंने बताया आपको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी हैं। ये हमारे नेशनल कैरेक्टर को नहीं दिखा रहा क्या कि हमें डेमोक्रेसी से ज्यादा किसी और चीज की चिंता है। मेरी चिंता उस बात को लेकर, आदमी फ्री है, कोई किसी को चिट्ठी लिखे, कुछ भी लिखे, हर आदमी अपना जो भी उसके दिमाग में उस चीज को लिखने में स्वतंत्र है, कोई समस्या नहीं। मेरी चिंता केवल ये है कि ये प्रबुद्ध कहने वाले लोग ये तब कहां थे जब इतना सब कुछ हो रहा था, जब वोट कट गए लोगों के, माइनॉरिटीज के वोट कट गए, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वोट चोरी के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चल गया। अब राहुल गांधी दिल्ली में इतनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं और ये चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। लेकिन सर जो ये चुनाव आयोग इनकी खुद को इनकी डिफेंड नहीं कर पा रहा, ये उसको डिफेंड करेंगे। इनकी जो भाषा है, जो पत्र लिखा गया है, वो तो कम से कम यही दिखा रही कि भाई इनके हिसाब से ये मुद्दा ही नहीं है, वोट चोरी हुई ही नहीं है। अगर ये वोट चोरी को वोट चोरी मान रहे होते, उसको मुद्दा मान रहे होते, तो फिर ये एफिडेविट हलफनामे की बात क्यों कर रहे होते? तो ये तो उसको मुद्दा ही नहीं मान रहे, तो चिट्ठी कैसे लिखते? फिर इनको ये पूछ लीजिए कि अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे, फिर उनसे तो एफिडेविट नहीं मांगा, ना इन्होंने मांगा ना गणेश गुप्ता ने। राहुल गांधी ने तो एक अपने जो है महादेवपुरा और एक अलग, इसके अलावा दो, तब तक तो दो ही की थी ना, उसके बाद हरियाणा। तो अपने अनुराग ठाकुर ने तो एक झटके में 8 से 10 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की, 8 या 9 शायद, उनका सबका वही ब्रेकअप दिया जो राहुल गांधी ने दिया था। तो इन्होंने उससे तो, गणेश गुप्ता ने उनसे तो नहीं मांगा एफिडेविट, ना उसमें कोई टिप्पणी की, अनुराग ना इन्हें दो सौ अनुराग बहत्तर ने की। ये अनुराग क्या है? ठाकुर तो सर लाभार्थी ग्रुप के कैप्टन है, वो तो मॉनिटर है उस क्लास के जिसमें लाभार्थी बैठते हैं, पढ़ते हैं। राम प्रकाश जी, सवाल हमारा ये है ही नहीं। हमारा सवाल तो इस देश के नैतिक मूल्यों का है। डेमोक्रेसी इस देश की मूल स्तंभ है। उस पर किसी को कोई, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हम डेमोक्रेसी है। उसके जो इतना लंबा इतिहास था 1952 से लेकर के आज तक, जब से चुनाव शुरू हुए, कभी इस तरीके के सवालों के घेरे में चुनाव आया हुआ आया या नहीं आया? कभी नहीं आया। छिटपुट आरोबाजी हो जाती थी, कभी भी इस तरीके से चुनाव आयोग उसमें नहीं आया। उसके बाद ये अपने आप को वरिष्ठ कहने वाले जितने भी लोग हैं, मैं तो इनकी आत्मा के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या इन्होंने ये चिट्ठी सोच समझ के लिखी है या कोई ड्राफ्ट आया था उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये भी मैं नहीं से पूछता हूं। सवाल केवल इतना है कि इस देश में तो हर आदमी, दुनिया के अंदर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी भारत के अंदर क्यों लागू की गई थी? कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, क्यों किया गया था वो? क्योंकि हमारे मूल के अंदर डेमोक्रेसी है। और ये जो पढ़े लिखे जो 272 आपने जिनके नाम भी दिखाए और सारी चीजें भी आ गई पब्लिक डोमेन में, मैं तो केवल एक बात सोच के हैरान हूं कि जिस चैनलों ने
इतने बड़े बड़े खुलासों पर एक शब्द नहीं बोला, एक मुंह नहीं खोला, प्राइम टाइम की कोई डिबेट नहीं की। वो इस खबर को आज सुबह से लिए उठा, सिर पे उठा के घूम रहे हैं। इसमें ऐसा क्या मिल गया उनको? और वो सवाल अगर इतने नकारा थे तो ज्ञानेश गुप्ता ने आके क्यों नहीं उनका आउटराइट रिजेक्ट कर दिया? कहते ना वो कि हरियाणा में 3.5 लाख वोट नहीं काटे, कह देते एक बार। वो कहते कि 40 लाख वोट हमने महाराष्ट्र में नहीं जोड़े, कहते कि 65 लाख वोट हमने बिहार में नहीं काटे, कहे एक बार। या ये सारे लोग इनके जवाब दे दे जो मैंने पूछा आपसे कि एक तरफ चुनाव हो रहा है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया, 4 दिन बाद सेकंड फेज है, और सरकार के खाते से लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। और इस ये लेवल प्लेइंग फील्ड है फिर? क्या ये देश के इतिहास में कभी हुआ था? क्या ये जो लोग 272 हैं ये उस बात से सहमत है? क्या जो मैंने सवाल पूछे हैं, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, जो सवाल मैंने पूछे हैं क्या वो गलत है? बता दीजिए। 272 लोग हैं, एक से एक अपने फील्ड के मार्शल हैं, जितने बड़े से बड़े पदों पर हैं। तो इस देश में एक वर्टिकल डिवीजन हो गया है। एक वो वर्ग जो वास्तव में सैद्धांतिक मूल्यों पर चलता है, देश के लोकतंत्र की चिंता करता है, और एक वो जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी विचारधारा विशेष या किसी नेतृत्व विशेष के प्रति आस्था जताने का कोई मौका नहीं चूकता। वो वर्ग कौन सा है ये देश के लोग तय कर ले, हमारे दर्शक तय कर ले। तो हम तो केवल तथ्य सामने लेके आते हैं। हम कभी भी चैनलों की तरह या कंगारू कोर्ट सजा के फैसले नहीं देते। जो कुछ उन्होंने कहा है हमने तो उस चीज को आमने सामने रख दिया कि वो क्या कह रहे हैं, हकीकत क्या है, फैसला आप कर लीजिए। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज ओन्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, नॉट यू, मी और दीज 272 पीपल। डेमोक्रेसी इज मच लार्जर क्वेश्चन देन दीज पीपल और मी और यू। केवल ये तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह की चीजें करके कहीं ध्यान तो डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो रैली होने जा रही है फर्स्ट वीक के अंदर, उस टाइम आपको पता है पार्लियामेंट भी सेशन के अंदर होगी, 1 से 19 तक विंटर सेशन है। तो उस पूरे नैरेटिव को किस तरीके से राहुल गांधी की बजाय इस पे ले आओ कि वोट चोरी हुई ही नहीं और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। भाई साहब, देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है ना, उसके अंदर भी ये है कि जो स्वस्थ क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने भी ठीक लिखा है, ये अपना जस्टिफाई कर दे, जो मेरे सवालों का जवाब दे देंगे लोग। 272 लोग बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी, पढ़े लिखे हैं, बता दें इन सवालों के जवाब। क्या क्या पूरे देश में ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जो बिहार के अंदर किया गया? पूरे देश में जिस तरीके से SIR हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए। बिहार के लिए अलग सेट ऑफ रूल था, 12 राज्यों के अलग सेट ऑफ रूल है, असम के लिए अलग सेट ऑफ रूल है। आपको पता है असम के चुनाव में जो SIR हो रही है अभी, उसमें BLA का रोल ही खत्म कर दिया गया। BLO ही करेंगे जो कुछ करेंगे। राजस्थान के अंदर आपने वीडियोस देखे होंगे किस तरीके से लोग BLOs के घर जा जा करके पूछ रहे कि आप हमने हमें तो फार्मिंग दिया, हमारा नाम कैसे काट दिया। और ये लोग उसके बावजूद चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। तो इनकी बुद्धि को सलाम करता हूं और इस देश के सर लोगों पर सवाल छोड़ता हूं कि वो ऐसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पदों, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होंगे ये लोग, एम्बेसडर रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए इनकी निष्ठा कहां पे थी, संविधान के प्रति थी या किसी और चीज के प्रति थी? सर कांग्रेस पार्टी ने जो अनाउंस किया है, जो उनका तय हुआ है कि भाई दिसंबर के पहले हफ्ते में वो रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे, रैली की बात हो रही है, बड़े आंदोलन बनाए जाने की भी बात हो रही है, खबर यहां तक है। अब जिस तरीके से ये चिट्ठी आई है उसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक दिन पहले वो अनाउंस करते हैं, अगले दिन ये चिट्ठी आती है। तो क्या हम ये भी देखें कि अगर कांग्रेस पार्टी की रैली कहीं से भाई बड़ी होती हुई दिखी, आंदोलन अगर आगे बढ़ता दिखा, तो बहुत जल्दी ये 272 लोग फिर वो मीडिया के सामने भी बात करते हुए दिखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखेंगे। इस देश में तो जज साहब लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और एक बार जज साहब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए, और आज 16-16 जज साहब लोग जो है चुनाव आयोग के समर्थन में चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये जज साहब लोग भी बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखेंगे। नहीं, एक नैरेटिव तो पैनल खड़ा कर ही दिया ना। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी रैली के लिए जाए, उसको अभी तो बहुत सारे वो तटबंध पार करने हैं जिसको आप कहते हैं। पहले तो दिल्ली पुलिस परमिशन देगी या नहीं, हो सकता है वो रिजेक्ट ही कर दे। आपको ध्यान है ना, पहले भी रिजेक्ट कर चुके हैं कि धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली में भी बम विस्फोट होके हटा है, सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद प्रबंध है, ऐसे में रैली की व्यवस्था नहीं की जाएगी। कहीं और दिल्ली से बाहर कोई जगह दे दे, वो तो एक अलग पक्ष है, उस काम के तो बाहर है भारतीय जनता पार्टी, वो काम तो वो कर ही लेगी सरकार, सवाल वो नहीं है। सवाल मैं तो इन लोगों का है जो ये लोग चुनाव आयोग के पक्ष में आके खड़े हुए हैं। आज तक चुनाव आयोग को कौन डिफेंड कर रहा है पिछले कुछ समय में? चाहे राजीव अग्रवाल हो, चाहे सुनील अरोड़ा हो, चाहे अब ये ज्ञानेश गुप्ता हो। चुनाव आयोग को केवल भाजपा के अलावा कोई डिफेंड कर रहा है क्या? भाजपा का कोई अलाई भी डिफेंड करते देखा आपने चुनाव आयोग को? केवल भाजपा।
और अब ये 272 लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। वाई? जस्ट टू चेंज द नैरेटिव, जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन, मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, लोकसभा के अंदर ये सारे मामले ना उठे उसके लिए, या कुछ और। ये टाइमिंग, जैसा आपने कहा, टाइमिंग ही तो महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है, उसके पास कैलेंडर ऑफ इवेंट्स तो है, उसके अलावा क्या है उनके पास कि इस चीज को इससे न्यूट्रलाइज कराएंगे, इसको इससे न्यूट्रलाइज कराएंगे। कोई भी नैरेटिव जो सरकार विरोधी हो उसको तो वो छूते भी नहीं। और सरकार के समर्थन में सुबह से शाम तक ढोल पीटना, इसके अलावा कोई काम हो तो मीडिया को बता दीजिए। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर दिया गया है। आज ये आया है, हो सकता है कल जब मैं और आप ये कार्यक्रम कर रहे हो उस समय तक कोई दूसरे पक्ष का भी आ जाए। मैं कहता हूं, जब लोकतंत्र का सवाल आप करते हो ना राम प्रकाश जी, उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। उसमें जो वाजिब सवाल है, जो जनता के सवाल है, जो आम आदमी के सवाल है, जो मतदाता के सवाल है, वो होने चाहिए, आपसे किसी भी विचारधारा के साथ खड़े हो। क्योंकि अल्टीमेटली जो 272 लोग ये हैं, इन्होंने भी अपने पदों पर जाने से पहले देश के संविधान की शपथ तो ली होगी ना। तो जिस चीज का जवाब चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता खुद नहीं दे पा रहे, जिन चीजों का जवाब, उसका जवाब ये क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? और इनको चुनाव आयोग की साख की क्या जरूरत पड़ी? इनको देश का लोकतंत्र महत्वपूर्ण है या चुनाव आयोग के ये कारनामों की डिफेंस ज्यादा जरूरी है? ये सवाल भी मैं लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि ये कौन है जो चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े हो गए। चुनाव आयोग का पक्ष तो केवल भाजपा लेती थी, और चुनाव आयोग खुद अपने एक्शंस को डिफेंड नहीं कर पाता, ये सच है। जब से वोट चोरी का मामला आया है, चुनाव आयोग, देखिए कर्नाटक का चुनाव कब हुआ था, अब तक वहां पर सीआईडी जांच करी थी, अब एसआईटी बनी हुई है। इनिशियली कुछ डिटेल्स दी, उसके बाद जो जांच दल ने जो वो जांच डिटेल्स मांगी, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दी वो? इसका मतलब क्या समझते हैं आप? और ये लोग चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। ये इन मतलब इसका मतलब ये है कि इनके लिए आम आदमी का मताधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशन को गलत काम करते हुए पकड़े जाने के बावजूद भी उसको डिफेंड करना, उसको क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा भी दर्शकों को छोड़ता हूं। उसका शब्द भी दर्शक तय करें, वो क्या शब्द होना चाहिए। और सर एक चीज है कि भाई इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के नाते बहुत सारी सुविधाएं जो अब तक मिलती रही है इस देश में, उन सुविधाओं को पिछले एक दशक में खत्म कर दिया गया है। उनका इन्होंने इस चिट्ठी में कहीं जिक्र नहीं किया है। नहीं, उसका तो जितना कहा जाएगा उतना ही तो करोगे ना आप बड़े मन से कुछ भी कर देंगे क्या? क्या कह रहे हैं ये अपनी चिट्ठी में, थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। कौन मना कर रहा है इस बात से? उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। सवाल उठाते हैं तो आप जवाब दिलवा दीजिए ना। चुनाव आयोग नहीं दे रहा तो आप दे दीजिए जवाब। जो सवाल है यही कह दीजिए कि वो गैर वाजिब सवाल है। सवालों को नहीं छेड़ रही है लोग। इनको चिंता इस बात की है कि सबसे जो अहम स्तंभ है उससे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। राम प्रकाश जी ये क्या लिख रहे हैं? राजनीतिक मतभेद जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। तो जो आप कर रहे हो तो देश हित में होगा ना? यही बता दीजिए कि जो आप चुनाव आयोग के पक्ष में आके खड़े हो गए, ये देश हित में है क्या? ये लोकतंत्र के हित में होगा? और देश हित क्या है ये तो देश के लोग तय कर लेंगे। मैं और आप कौन होते हैं तय करने वाले? या ये 272 लोग कौन होते हैं? या कांग्रेस कौन होती है? राहुल गांधी कौन होते हैं? या मोदी कौन होते हैं? या भाजपा कौन होती है? इसको तो एज ए कंट्री, एज ए होल ये देखना पड़ेगा ना, देश हित क्या है। वो पैरोकियल नजरिए के साथ के देश हित क्या है, इसी का तो खामियाजा ये देश भुगत रहा है। इसके अलावा कुछ हो तो बता दीजिए। सारी की सारी चीज जो है बेसिकली क्या कह रही है लेटर के अंदर? पहले सेना, फिर न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए, और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। यह एक खतरनाक चलन बन गया है जिससे चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमला किया जा रहा है। तुम्हें क्या मतलब है चुनावी हार और जीत से? उबारियो, आपका क्या मतलब है इस बात से? आप तो ये बता दीजिए कि चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे गए हैं वो ठीक है या गलत? और सवाल पूछना देश हित के खिलाफ कब से होने लगे? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सवाल पूछना या सवालों को दबा देना? ये नहीं बता हेमंत दें। सर, एक और जरा जो इस चिट्ठी का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो इसमें यह भी कहा गया है कि भाई सवाल उठाने के अलावा कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है। तो यही बात तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी कह रहे थे, यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी, यही बात ये चिट्ठी भी कह रही है। समस्या क्या है? असल समस्या राहुल गांधी इन बातों का खुलासा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खुलासा कर रही है, विपक्ष खुलासा कर रहा है, या फिर समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, विपक्ष या कोई और नेता इस पूरे मामले को लेकर के अदालत में नहीं जा रहा है? क्योंकि अदालत में जाते ही पहला स्टेटमेंट जो अदालत वो करेगी कि भाई
आप इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट, और यही चाहिए। समस्या क्या है? खुलासा करना या अदालत ना जाना? क्या समझ में आती है समस्या? समस्या ये है कि इनके पास जवाब नहीं है, और जब जवाब नहीं है, जो सवाल पूछे गए हैं, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपके पास जवाब नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यही करेंगे, चाहे आप ज्ञानेश गुप्ता हो, चाहे आप नरेंद्र मोदी हो। सवाल मोदी तो क्या कह रहे थे संसद के अंदर खड़े होके, एक अकेला सब पर भारी, याद होगा ना, आपने सदन के अंदर कहा होगा। तो वो एक अकेला सब पर भारी, वो किन कारणों से भारी है, जवाब दे देना खड़ा होकर के। ट्रंप के सामने तो आवाज नहीं निकलती, पूरी दुनिया का डंका आपका एक्सपोज हो लिया, दुनिया से, जो देश से बाहर लोगों को बनाते थे कि ये हो गया वो हो गया, और विद इन द कंट्री कैसे जीत रहे हो, वो सारे के सारे खुलासे रोज हो रहे हैं। जब उसका जवाब इनके पास नहीं है ना, ज्ञानेश गुप्ता के पास ना, जब हरियाणा के चुनाव चोरी की बात आई, तब क्या जवाब दिया रिजिजू ने? आप सुनकर हंसेंगे। वो कहते हैं कि जब संसद का सत्र हो रहा होता है, तब राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। इससे आपको वोट चोरी करने का लाइसेंस मिल गया क्या? वो आपसे पूछ रहा है वोट चोरी किया नहीं, वोट काटे या नहीं, फर्जी पते थे या नहीं, एक एक घर में 500 वोट थी या नहीं, उसका जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, ये जवाब है। और चुनाव आयोग ने आज तक मुंह खोला हो तो वो बता दीजिए। और ये जो 272 है, इनको इतनी जबरदस्त चिंता है, सोचिएगा आप। तो ये एक अल्टरनेट नैरेटिव खड़ा करने की बात है, और इसको कौन आवाज देगा? जो वोट चोरी के आरोप थे, उनको पूरे के पूरा पोमेरिन मीडिया हजम कर गया, एज सच, बिना पानी पिए निकल गया। और जब उनका जवाब नहीं मिला, तो ये 272 लोग सामने आ गए। अब पोमेरिन मीडिया इन आवाजों को सुबह से शाम तक, रात को इस पे बाकायदा आप देखिएगा प्राइम टाइम डिबेट भी होंगी, वोट चोरी पे नहीं हुई, चुनाव आयोग की साख पर आज सारी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो टास्क दिया जाता है साउथ ब्लॉक से। जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप नैरेटिव को डाइवर्ट करते हैं। ये मुझे सबसे बुरा इस बात का लगा कि जो 272 लोग हैं, इन्होंने क्या सोच के चिट्ठी लिखी थी? इससे क्या इनकी डेमोक्रेसी के प्रति जो भी आस्था है, वो किस उस पर पहुंच जाएगी? अरे लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे? ये मैं तो हैरान हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। प्रबुद्ध व्यक्ति है सारे, सुप्रीम कोर्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन, हाई कोर्ट्स के जज, एम्बेसडर्स, पता नहीं क्या क्या ब्यूरोक्रेट्स। तो आप कहिए ना, ओपनली कहिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, ये कहिए ना पहले, या सवालों के जवाब दे दीजिए। सवाल मैंने पूछे आपसे 5-7, उनके जवाब दे दीजिए बस। छोड़िए राहुल गांधी को, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। संवैधानिक संस्थाओं की चिंता की बजाय इन मूर्धन्य लोगों को जो है वो संविधान की चिंता कर लेनी चाहिए थी। शायद संविधान की चिंता कर लेते, लोकतंत्र की चिंता कर लेते, तो राहुल गांधी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। चुनाव आयोग के लिए सवाल पूछने या चुनाव आयोग के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों के बारे में भी सोच लीजिए, क्योंकि बने आप यहीं से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।